हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। आज हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण 4.1 जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और उम्मीद करो तानी कि रुआ सब बहुत अच्छा होखो और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम जो है 4.1 का पहले प्रश्न को बनाएंगे, जिसमें लगभग 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम मात्र 1 से 2 प्रश्न बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देंगे, बाकी आप अपने घर पे रिवाइज कीजिएगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण निम्न द्विघात समीकरण है। कह रहा है पहला प्रश्न में है, ठीक है, पहला प्रश्न में है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि इस प्रकार के हमको प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, जैसे इसमें का पहला प्रश्न हमको दिया गया भाई, पहला प्रश्न क्या दिया गया है? तो पहला प्रश्न दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 2 × x - 3। ठीक है, यानी कि ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x - 1। तो आप जो आप 7वीं 8वीं क्लास में a+b का होल स्क्वायर जाने होंगे, सेम हम उसी पे बैठाएंगे a+b के होल स्क्वायर पर, यानी कि x² प्लस 2ab होता है यानी कि 2, और a का मान हो गया x, b का मान हो गया 1 प्लस b² यानी कि 1² इक्वल टू 2 में x से गुणा करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6। ठीक है, तो x² प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए उसके बाद क्या होगा, तो x² प्लस, अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, हम इसको डिवाइडिंग यानी कि काट सकते हैं। ठीक है, आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया, x² प्लस 1 इक्वल टू -6। ठीक है, तो यानी कि x² प्लस 1 ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, यानी कि हो गया x² प्लस 7 इक्वल टू 0। हमसे प्रश्न क्या बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें चर पदों का घात जो हो कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण है। हम इसमें क्या लिखेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए इसी तरह बाकी प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, इनको जांच करने के लिए कैसे लिखेगा? तो जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, जांच करने का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस रूप में है, जैसे देखिए a का मान यहाँ पे x² प्लस bx का मान जो था 0 है, ठीक है, और चर पद यानी कि ये चर पद हो गया, ये अचर पद कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। समझा गया? इस तरह आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें के जो प्रश्न दिए गए हैं 7 और प्रश्न है, इसको आप लोग बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी के बुक से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है उसमें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, अब इसमें दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। ज्ञात नहीं करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में इनको निरूपित कर देना है। ठीक है, क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। जैसे हमको पहले प्रश्न में बोला गया है, दूसरा का पहला नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है, या क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई क्या है? चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, और हमको इस क्या करना है? द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? यानी कि ये दूसरे नंबर का पहला नंबर है। ठीक है, लिखेंगे हल माना कि
आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। उसके बाद लंबाई के बारे में क्या बोला है, तो लंबाई के बारे में बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, सॉरी चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। यानी कि हम मान लेंगे कि लंबाई इक्वल टू, क्या बोला है, चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। उसके बाद हमको यहां पर प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न से क्या दिया गया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको पहले से दिया है भाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल हमको 528 मीटर स्क्वायर पहले से दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। यानी कि हमारे पास लंबाई जो है 2x + 1 है, कितना है, 2x + 1 है पहले से। चौड़ाई हम कितना माने हैं, x माने हैं, और ये 528 मीटर स्क्वायर हमारे पास है ही, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2x में x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 2x²। गुणा में पावर जुटता है, याद रखिएगा, गुणा में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है, ठीक है। वैसा ही हम 2x में x से गुणा किए तो 2, और x में इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1, जुट के कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। प्लस x में x से गुणा करेंगे, x से कम, x = 528। ये 528 प्लस में है, बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 2x² + x - 528 = 0, ठीक है। 528 = कितना हो गया, 0। अब ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए नहीं पूछा गया। लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हम मिलेंगे अगले अध्याय में, ठीक है। चलिए, अब इसमें का हम दूसरे नंबर प्रश्न को नोट कर देखिए। कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट डाउन करते चलिए। अगर समझ में नहीं आता है हमारे वीडियो तो बार बार रिपीट करके इसको देखिए, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो कई बार देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, इससे मतलब कि दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर का दूसरा प्रश्न है। क्या कर रहा है भाई, तो दूसरे नंबर के दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि दो क्रमागत, क्रमागत के मतलब होता है एक के बाद एक, समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो हम लिखेंगे भाई कि माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिए भाई, x मान लिए, ठीक है। क्या बोला है, 2 बोला है, तो प्रथम हो गया कितना, x। उसके बाद दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1, यानी कि पहला x हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमको यहां पे प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला है, तो बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल बोला है। गुणनफल के मतलब क्या होता है भाई, तो गुणा होता है। यहां पे लिखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया। कितना दिया गया है भाई, तो 306 दिया गया है। और वो दो हमारे पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, x है, और दूसरा x + 1 है, = 306। समझ में आ रहा है। चलिए, x में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। x में 1 से गुणा करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और ये x से कम, x = 306। ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा, तो माइनस में, यानी कि x² + x - 306। ये हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया,
ठीक है। अगर हम इसको अगर ज्ञात करना हो, अगर इसको तोड़ना हो, तो आपको याद होगा दूसरे एक अध्याय में बताया गया होगा कि इसको तोड़ने के लिए एक नियम होता है कि पहला पद गुणे तीसरा पद, जोड़ घटाओ दूसरा पद, ठीक है। यानी कि पहले पद से तीसरे पद में गुणा किया जाता है, जोड़ घटाओ करके हमको दूसरा पद इसका लाना होता है। चलिए हम इसको तोड़ करके आगे बढ़ा देते हैं और आप इसमें का पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या आप अपना ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम इसको तोड़ते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, यानी कि इसमें इससे गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, माइनस 306, ठीक है। कैसे जुटेगा भाई, तो एक एक्स कॉमन ले लिए और x को अंदर भेज दीजिए, ठीक है, प्लस x से x कट गया, बच के कितना 18, माइनस 17 कॉमन ले लिए, x अंदर चल गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 17 18वां हो जाएगा कितना, तो 306 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x माइनस 17 1 हो गया, ठीक है, और x प्लस 18 1 हो गया, ठीक है। प्लस वाला छोड़ देंगे, माइनस वाला उठाएंगे, यानी कि माइनस 17 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x इक्वल टू हो गया कितना 17, ठीक है। तो ये तो पहली हो गया, क्या लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या पहली पूर्णांक, ये क्या हो गया, पहली पूर्णांक हो गया 17, अब दूसरी पूर्णांक लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है भाई, तो दूसरी पूर्णांक हम कितना लिखे हैं, x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 यानी कि 18, ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर हो गया। ये 4.2 में बनाना था, चलिए हम इसको यहीं पे सिद्ध कर दी। इसके पहले वाला जो प्रश्न बताए थे वो इसी तरह विधि लगा करके आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर डालना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए अब दूसरे का तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, तो दूसरे का तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां जो है उससे यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष के पश्चात, क्या कह रहा है, 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी उनकी आयु का, यानी कि 3 वर्ष के पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान उम्र। तो याद रखे रहिएगा, जो चीज हमको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है समीकरण के रूप में, हम उसी को मान करके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि माना कि रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिए भाई, कितना मान लिए, x वर्ष मान लिए, ठीक है। उसके बाद रोहन की मां का वर्तमान उम्र, रोहन के मां की वर्तमान उम्र कितना है, तो क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन के जितना उम्र है उससे 26 वर्ष बड़ी कौन है, उसकी मां है, ठीक है। फिर क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3 हो जाएगा। पश्चात के मतलब होता है के बाद, ठीक है। उसके बाद उसकी मां का उम्र कितना हो जाएगा, तो उसकी मां का वर्तमान उम्र तो x प्लस 26 है, 3 वर्ष इसमें जुट जाएगा, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब लिखेंगे प्रश्न से भाई, तो प्रश्न से क्या लिखना है भाई, तो प्रश्न से लिखना है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल, क्या लिखना है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल, तो रोहन और उनकी मां की आयु का गुणनफल कितना भाई, तो 360 हो। समझ में आ रहा है ना। समझ में अगर एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम क्रांति फैलाने कार्य करते हैं और बिहार बोर्ड में उम्मीद रहेगा हमारा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाने का प्रयास करना है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, तो यानी कि रोहन की 3 वर्ष के पश्चात आयु कितना हो गया x + 3 और उसकी माँ का कितना है तो x + 29 है, दोनों के आयु का गुणनफल 360। ये बात समझ में आई आप लोगों को, कितना हुआ तो 360 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं तो इनके आयु का गुणनफल करा रहे हैं, यानी कि x में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई x², x में 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 में x से गुणा करेंगे 3x प्लस 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 29 में 3 से गुणा करेंगे 87 = 360। ठीक है, x², ये दोनों जुट के हो जाएंगे कितने तो 32x प्लस 87 = 360। ये 360 प्लस में बराबर की इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। ठीक है, यानी कि x² प्लस 32x और ये घटेगा तो बचेगा कितना -273 = 0। अब इसका वर्तमान, इन दोनों के वर्तमान उम्र आपको ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे तो पहला पद गुणे तीसरा पद, जोड़ घटाव दूसरा पद लगा करके इन दोनों का गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालने के बाद उनकी वर्तमान, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।